गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग मिलते हैं एक नया वीडियो को लेकर, जिस वीडियो में एक नया चैप्टर को हम लोग डिस्कस करेंगे। ये नया चैप्टर है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट ये कौन सी क्लास के चैप्टर है? ये देखा जाए ये क्लास 10 के चैप्टर है। क्लास 10 के जो जियोग्राफी का जो बुक्स है ना, कॉन्टेम्प्ररी इंडिया 2, उस बुक्स का पहला चैप्टर है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चैप्टर है, थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, तो ये चैप्टर भी बनाने के लिए भी बहुत सारा वीडियो लगेगा। ठीक है, तो इस वीडियो को भी बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाएंगे हम लोग, और इस वीडियो में भी बहुत डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि रिसोर्स एंड डेवलपमेंट को ऊपर में। अब बात है कि रिसोर्स क्या है। रिसोर्सेस रिसोर्सेस क्या है? रिसोर्सेस के मतलब है साधन या संसाधन, जो भी बोलो। तो है क्या चीज़ रिसोर्सेस? तो हमारे पास में, जैसे हम लोगों के आसपास में जो भी चीज़ रहता है, मतलब ऐसा जो चीज़ जो हम यूज़ कर सकते हैं हमारे लिए, हमारे ज़रूरत के हिसाब से हम लोग उसे यूज़ कर सकते हैं, ये सब रिसोर्सेस के अंदर आ जाते हैं। ये हो सकता है कि हम लोग जो चीज़ को यूज़ कर रहे हैं, इससे हम लोग, ये भी हो सकता है कि हम जीने के लिए भी उसे यूज़ कर रहे हैं, या ऐसे भी हो सकता है कि हमारे एंटरटेनमेंट के पर्पस में भी हम उसे यूज़ कर लें, लेकिन हमारे लिए वो चीज़ काम आ रहा है। तो ये हो गया रिसोर्सेस। ठीक है, देखते व्हाट आर रिसोर्सेस। क्या है रिसोर्सेस? यहाँ पर जो डेफिनेशन दिया है वो डेफिनेशन क्या है, वो चीज़ को देखते हैं। एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट। हमारे जो परिवेश है, इस परिवेश में जो जो चीज़, सभी जो चीज़ जो अवेलेबल होता है यहाँ पर, जो मिलता है यहाँ पर, विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड्स, जो जिसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं कि हमारे ज़रूरत के हिसाब से, हमारे जो ज़रूरत होता है उस ज़रूरत को ये पूरा करता है, हमें सेटिस्फाई करते हैं। आवर नीड्स प्रोवाइडेड, तो इसे क्या करते हैं कि ये प्रोवाइड करते हैं। इट इज़ टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, तो इसे हम लोग टेक्नोलॉजिकली भी हम लोग इसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल मतलब ये टेक्नोलॉजिकली ये सुलभ है। उसके बाद इकोनॉमिकली फियसिबल, तो इकोनॉमिकली भी देखा जाए ये संभव हो सकता है, मतलब इकोनॉमिकली भी हम लोग उस जो जिस चीज़ नेचुरली मिल रहा है, मतलब एटमॉस्फेयर में मिल रहा है, हम उसे इकोनॉमिकल पर्पस में भी उसे यूज़ कर सकते हैं, तो ये भी हमारे पास संभव है। और उसके बाद क्या है, एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल कैन बी टर्म्ड एज रिसोर्सेज, और उसे हम कल्चर के तरफ से भी हम उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। ऑब्वियसली हम लोग जिस चीज़ को हमारे ज़रूरत के हिसाब से हम यूज़ कर रहे हैं, तो वो चीज़ तो हमारे कल्चर एक्सेप्ट करेंगे ही। अगर कल्चर एक्सेप्ट ना करे तो हम लोग कैसे एक्सेप्ट करेंगे? ठीक है, हम एक्सेप्ट करने का मतलब ही कल्चर एक्सेप्ट करना। तो ये सब चीज़ सबको हम लोग रिसोर्स के अंदर मान सकते हैं। ठीक है, तो रिसोर्स ऐसा एक चीज़ हो गया, ऐसा एक मतलब साधन, ऐसा एक चीज़ है जिसमें होता है कि एटमॉस्फेयर के अंदर, मतलब हमारे जो एनवायरनमेंट है, इस एनवायरनमेंट के अंदर जो जो चीज़ मिलता है, जो चीज़ हमारे ज़रूरत के हिसाब से हमारे काम आता है, हम जीने के लिए हमें ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये सब रिसोर्सेज के अंदर आ जाता है। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब रिसोर्सेस के हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे, मतलब उसका हम लोग जो उसका क्लासिफिकेशन है, उसका जो भाग करेंगे हम लोग। देखते हैं कि रिसोर्स को हम लोग कितने तरीके से हम लोग उसे क्लासीफाई कर सकते हैं हम लोग। तो दिस रिसोर्सेज कैन बी क्लासीफाइड इन टू फॉलोइंग वेज। तो रिसोर्सेज को हम लोग देखा जाए टोटल 4 तरीके से हम लोग उसे क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। कैसे? पहला है ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, तीसरा ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, एंड चौथा ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, दोबारा बोलता हूं। पहला ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, ऑरिजिन के ऊपर बेस करके हम लोग रिसोर्सेस को हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं, ऑरिजिन के ऊपर बेस करके। ऑरिजिन के मतलब उत्पत्ति, ठीक है, मतलब उसका जो उद्भव हो रहा है कैसे, इसके ऊपर बेस करके भी हम लोग रिसोर्सेज को क्लासीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक तरीके से रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन है। दूसरा तरीका क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। तो एग्जॉस्टिबिलिटी के ऊपर भी बेस करके हम लोग क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। एग्जॉस्टिबिलिटी का मतलब क्या है? निर्बंधनीयता। निर्बंधनीयता मतलब
वो उसका हम लोग जब यूज़ कर रहे हैं, उस यूज़ करने के बाद होता है कि कोई भी सामान अगर लंबे टाइम से तुम यूज़ करते जाओ तो क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है, वो धीरे धीरे उसका कमजोरी होता रहता है और धीरे धीरे वो आस्ते से टूट जाता है, वो मतलब एक टाइम के बाद वो यूज़ करने लायक नहीं रहता। ठीक है, तो ये चीज़ बोला जा रहा है कि उसके एग्जॉस्टिबिलिटी, ये हो गया एग्जॉस्टिबिलिटी, मतलब अब रिसोर्सेज को भी हम लोग इसी तरह से अगर लगातार यूज़ करते जाए तो एक टाइम के बाद हो जाता है कि वो यूज़ करने का लायक नहीं रहेगा या वो नहीं रहेगा, मतलब टूट भी जाएगा, ऐसा टाइप का हो जाएगा। तो उसके एग्जॉस्टिबिलिटी के ऊपर बेस करके भी हम लोग रिसोर्सेज को हम लोग क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तीसरा, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, मालिक, मतलब रिसोर्सेज के मालिक कौन है, ठीक है, उसके ऊपर बेस करके भी हम लोग इसे क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। और लास्ट जो है, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, मतलब इसको कैसे हम लोग विकास कर सकते हैं, मतलब फ्यूचर के पर्पस में हम लोग कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसके ऊपर बेस करके भी हम लोग रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो ये चार जो क्लासिफिकेशन है, इस चारों क्लासिफिकेशन का भी बहुत सारे छोटे छोटे सब डिवाइडेड पार्ट में हम लोग इसको बांटा गया है। तो देखते हैं, हम लोग उसको लेकर डिस्कस करेंगे, इस वीडियो में हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, सिर्फ इस वीडियो में क्लासिफिकेशन को लेकर ही डिस्कस किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। रिसोर्सेस, यहाँ पर एक चार्ट टाइप का दिया गया है, रिसोर्सेस जिसके पास दोनों साइड में गया है, एक साइड में नेचुरल आ रहा है, दूसरे साइड में ह्यूमन आ रहा है। तो रिसोर्सेस तो एक साइड में नेचुरल, मतलब जो प्रकृति के द्वारा जो आता है, ठीक है, और दूसरे साइड में ह्यूमन, जो मैन मेड टाइप का हो सकता है ह्यूमन, या ह्यूमन के यूज़ के पर्पस में भी हो सकता है। तो ह्यूमन के तरफ पहले देखते हैं। ह्यूमन के तरफ यहाँ पर दिया है स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशंस, मतलब यहाँ पर है कि वो कैसे, जो रिसोर्सेज है वो कौन से स्ट्रक्चर से बिलोंग कर रहे हैं, कौन से इंस्टीट्यूशन से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ देखा जाता है ह्यूमन के अंदर, मतलब जो ह्यूमन के किस पर्पस में इसे यूज़ हो रहा है। तो एक नेचुरली एक सामान आया मेरे पास, जैसे कोल आया, अब इस कोल को किस मतलब स्ट्रक्चर में हम लोग इसे यूज़ करेंगे, मतलब किस तरह से इसे यूज़ करेंगे, ये ह्यूमन के ऊपर डिपेंड करता है। और सबसे बड़ी बात है कि मतलब ये कौन सी इंस्टीट्यूशन में ये इसे यूज़ किया, मतलब किस कंपनी के अंदर, या ये स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, या नेशनल गवर्नमेंट के अंदर, या इंटरनेशनल लेवल में होगा, ये सभी डिसाइड होता है स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशंस में। दूसरा है कि क्वांटिटी एंड क्वालिटी, तो क्वांटिटी क्वालिटी भी ह्यूमन के अंदर आ जाता है, मतलब ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक फैक्टर हो जाता है। क्वांटिटी और क्वालिटी के बीच में थोड़ा सा मतलब फ़र्क होता है। क्वांटिटी होता है कि जो नंबर से कैलकुलेट होता है, ठीक है, तो मतलब नंबर से कोई भी नंबर हो सकता है, जैसे मुझे 10 किलो 10 kg मुझे कोल चाहिए, ठीक है, मुझे 5 लीटर पेट्रोलियम चाहिए, तो ये जो 10 kg 5 लीटर, ये जो मैंने टर्म यहाँ पर यूज़ किया है, ये नंबर से कैलकुलेट हो रहा है, मतलब जो चीज़ हम लोग नंबर से कैलकुलेट कर सकते हैं, ये क्वांटिटी हो गया, ठीक है। क्वालिटी वो नंबर से कैलकुलेट नहीं होता, मतलब उसका जो गुण होता है ना, मतलब उसका जो इंपॉर्टेंस क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करके हम लोग उसे ले सकते हैं क्वालिटी। जैसे ऐसा कोई चीज़ जो हम लोग जानते हैं कि इसका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, लेकिन इसे नंबर से हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो ये चीज़ हो जाता है क्वालिटी। दूसरे साइड में देखते हैं कि नेचुरल के अंदर भी दोनों पार्ट में डिवाइड किया गया, एक रिन्यूएबल और दूसरा नॉन रिन्यूएबल। तो रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल क्या है? रिन्यूएबल जो बोलते हैं ना, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, तुम लोग तो सुना ही है इसके बारे में। तो रिन्यूएबल क्या है? जो नवीकरणीय, मतलब जिस चीज़ को हम लोग, मतलब जो एनवायरनमेंट में ऐसा कुछ सोर्स है जिस सोर्स को हम लोग उसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं, मतलब उसे हम लोग अपने हिसाब से उसे यूज़ कर सकते हैं, तो ठीक है, अपने हिसाब से उसे मॉडिफाई करके यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गया रिन्यूएबल सोर्सेस। नॉन रिन्यूएबल क्या है? नॉन रिन्यूएबल जिसे अपने हिसाब से मॉडिफाई करके उसे यूज़ नहीं कर सकते, वो मतलब एक टाइम के लिए यूज़ होता है, उसके बाद वो ख़त्म हो जाता है। रिन्यूएबल, जैसे एग्जांपल ले दूँ तो यहाँ पर समझ में आ जाएगा। रिन्यूएबल सोर्स मैंने बोला कि अपने हिसाब से उसे यूज़ कर सकते हैं, वो ख़त्म कभी नहीं होता, उसे अगर ख़त्म भी हो जाए तो हम लोग उसे दोबारा प्रोड्यूस करके हम लोग यूज़ कर सकते हैं। जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, वाटर एनर्जी, मतलब ये कभी ख़त्म नहीं होगा। मतलब मैंने सोलर एनर्जी से, मुझे एक सोलर प्लेट रखा है, उसके ऊपर मैंने पूरे दिन में वो सन के नीचे उसे रखा है, उसके बाद से वहाँ से मुझे मेरा बैटरी चार्ज हो गया, मैं उसे अपने घर की इलेक्ट्रिसिटी के पर्पस में मैं उसे यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन मेरा पूरे रात मुझे वो चलाने के बाद मेरा बैटरी के जो पावर था वो पावर ख़त्म हो गया, लेकिन वो पावर ख़त्म हुआ, लेकिन सन तो दोबारा
अगले दिन सुबह तो आएगा ना, अगले दिन सुबह राइज होगा तो फिर दोबारा मैं उसे चार्ज कर सकता हूँ। तो ये हो गया रिन्यूएबल एनर्जी, मतलब जिससे हम लोग कभी खत्म नहीं होता, हम लोग उसे दोबारा यूज़ कर सकते हैं, नवीकरण है। ठीक है, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस जो खत्म हो जाता है, जैसे कोल, पेट्रोलियम, ये सब क्या होता है, ये खत्म हो जाता है। ये बहुत ही लंबा टाइम से होता है। जैसे देखा जाए कि आज से मिलियन ईयर्स पहले कोई एक भूकंप आया था, भूकंप के वजह से बहुत सारे पेड़ ज़मीन के नीचे गए, ज़मीन के नीचे जा करने के बाद वहाँ पर उसके ऊपर मिट्टी आया, फिर वहाँ पर बहुत सालों से, मतलब मिलियन ऑफ ईयर्स से वहाँ पर वो दबे रहे थे। अब वहाँ पर जैसे धीरे धीरे करके वो वहाँ पर सड़ने लगे, धीरे धीरे करके जो अर्थ के अंदर के जो गर्मी है उसकी वजह से वो ट्रांसफॉर्म होने लगे और वहाँ से कोल, पेट्रोलियम आने लगे। एक शॉर्ट फॉर्म मैंने जो उसका डेफिनेशन मैंने बता दिया। तो इसी तरीके से अब वो आए, अब हम इस टाइम में क्या किया, हमने उसे ज़मीन से अंदर से निकाले, हम हमारे पर्पस में उसे यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। तो ऑब्वियसली जिससे हमारे पर्पस में यूज़ करना स्टार्ट कर दिया तो वो तो धीरे धीरे खत्म ही होगा, क्योंकि अभी कोल पेट्रोलियम अगर ख़त्म हो जाए तो क्या होगा, हमें दोबारा कोल पेट्रोलियम चाहिए। तो कोल पेट्रोलियम से जो चीज़ बनता है, मतलब जैसे गाड़ी चलता है जो पेट्रोलियम के ऊपर बेस करके, तो वो गाड़ी तो चलना बंद हो जाएगा, क्योंकि हमें पेट्रोलियम ना मिले तो। और दोबारा पेट्रोलियम मिलने के लिए हमें मिट्टी के अंदर से निकालना पड़ेगा, लेकिन वहाँ पर अगर स्टॉक खत्म हो जाए तो कैसे निकालें। ठीक है, तो ये हो जाता है नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, नॉन रिन्यूएबल। अब इसके अंदर भी थोड़ा सा डिवाइडेड है, देखते हैं। नॉन रिन्यूएबल को पहले डिस्कस करते हैं। यहाँ पर है रिसाइकेबल और नॉन रिसाइकेबल। नॉन रिन्यूएबल के अंदर भी हम लोग देखा जाता है कि कुछ मतलब एनर्जी, कुछ सोर्स है या कुछ रिसोर्सेज है जिसे हम लोग दोबारा इसे यूज़ कर सकते हैं, मतलब इसे रिसाइकल कर सकते हैं हम लोग, नॉन रिन्यूएबल के अंदर हो जाता है। तो ये कौन सा चीज़ है, सॉरी, हाँ, रिसाइकेबल, ये कौन सा चीज़ है। रिसाइकेबल में जैसे नवीकरण हम लोग हमारा पुनर्क्रिया हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, रिसाइकेबल का मतलब है पुनर्क्रिया, और जो नॉन रिसाइकेबल जो हम लोग पुनर्क्रिया नहीं कर सकते, मतलब जो नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, जो ये तो हम लोग दोबारा यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग कहते हैं कि नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी से जो वेस्ट मटेरियल आता है, हम लोग उसे अगर दोबारा यूज़ कर पाए तो ये हो गया रिसाइकेबल। अगर दोबारा यूज़ ना कर पाए तो वो हो जाता है नॉन रिसाइकेबल। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल दूँ, मैंने अभी कोल, पेट्रोलियम के मैंने बारे में बोला। कोल, पेट्रोलियम ये नॉन रिसाइकेबल है, क्योंकि इसे हम लोग एक बार अगर खर्च कर जाए तो हम लोग इसे दोबारा यूज़ नहीं कर पाते। जैसे गाड़ी में हम लोग चलाते हैं ना, गाड़ी हम लोग चलाते हैं पेट्रोलियम से, ये ट्रेन चलता है, पुराने ज़माने के जो ट्रेन थे वो कोल से चलता था। तो एक बार खर्च कर जाए तो वो गाड़ी का जो पावर में, बैटरी में मतलब पावर होने के लिए ये वहाँ पर खर्च हो जाता है, फिर ये दोबारा नहीं मिलता। लेकिन रिसाइकेबल के अंदर कौन सा होता है, जैसे मेटेलिक। ठीक है, जैसे मेटेलिक मिनरल्स है, मेटेलिक मिनरल्स हम लोग इसे रिसाइकल कर सकते हैं, हम लोग मेटेलिक मिनरल्स। तो ये अपने हिसाब से इसे हम लोग हमारी तरफ से इसे रिसाइकल करके हम लोग यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम समझ लो कि कोई भी एक लोहे का जो चीज़ है, जैसे आयरन का चीज़, अब आयरन का चीज़ मुझे एक पर्पस में मैंने उसे यूज़ किया और मैंने वहाँ से कुछ एक मटेरियल्स मैंने बना लिया। अब उसे मैंने यूज़ कर रहा हूँ 10 साल के बाद मुझे लगा कि ये मेरा कोई काम का नहीं है, मैं इसे फेंक दिया। ठीक है, अब जो वो चीज़ को जहाँ पर फेंक दिया, वहाँ से कोई बंदा जो उसे फैक्ट्री में ले गया, फिर उसे दोबारा रिसाइकल किया, उससे क्या कुछ एक नया चीज़ प्रोडक्शन करके उसे लेकर आए। तो मेटेलिक मटेरियल्स जो है वो रिसाइकेबल है। ठीक है, तो ये नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स के अंदर आता है, लेकिन ये रिसाइकेबल होता है। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स के अंदर आप देखते हैं, रिन्यूएबल के अंदर यहाँ पर है कि फ्लो, जैसे रिन्यूएबल के अंदर एग्जाम्पल तो बहुत सारे हैं वहाँ पर, मैंने बोला है फ्लो है, सोलर है, या मतलब विंड, सोलर, या विंड से जैसे उसका फ्लो के ऊपर डिपेंड करता है, सोलर के ऊपर उसका लाइट के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, ये लाइट और हीट के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये सब चीज़ है, या वाटर उसका भी फ्लो के ऊपर डिपेंड करता है। और उसके साथ साथ और एक चीज़ है कि बायोलॉजिकल, तो बायोलॉजिकल और ये जो फ्लो है, मतलब जो विंड, सोलर ये सब बोल रहे हैं, इसके बीच में थोड़ा सा फर्क है, क्योंकि ये तो बायोलॉजिकल नहीं है, ये तो इससे पता चल जाए इसके अंदर प्राण नहीं होता। ठीक है, लेकिन बायोलॉजिकल जो होता है ना, ये जैविक होता है, इसके अंदर प्राण होता है। तो जैसे इसके अंदर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, मतलब फ्लोरा और फौना, ये दोनों इसके अंदर आ जाता है। ठीक है, तो नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो इसके बाद देखते हैं, अब क्लासिफिकेशन को डिटेल्स में हम लोग करते हैं। पहला जो क्लासिफिकेशन था ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, ऑरिजिन के ऊपर बेस करके हमें
मतलब उसकी उत्पत्ति या उद्भव के ऊपर बेस करके हमें रिसोर्स का क्लासिफिकेशन करना है, ठीक है। तो इसका पहला जो पार्ट है ये है बायोटिक रिसोर्सेस, मतलब जैविक जो संसाधन। इस क्या चीज़ है? देस आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम बायोस्फीयर एंड हैव लाइफ सच एज ह्यूमन बींग्स, फ्लोरा एंड फोना, फिशरीज, लाइफ स्टॉक्स एक्सेट्रा। तो मतलब ये बायोस्फीयर से बिलोंग करते हैं, जो हमारे जो जीव एरिया है, मतलब जीव जगत है, उसके ऊपर से ये बिलोंग करते हैं, जहाँ पर क्या है कि जो भी लोग रहते हैं, मतलब जो भी है यहाँ पर सबके अंदर प्राण होता है, मतलब सबके अंदर लाइफ है, ठीक है। तो सच एज ह्यूमन बींग्स, जैसे इंसान, फ्लोरा एंड फौना मतलब पेड़ पौधे, पशु पक्षी, ये सब, फिशरीज मतलब मछली, लाइफ स्टॉक्स मतलब जितने भी जीने वाले लोग हैं, ये सभी जीने वाले जो है, मतलब एनिमल्स भी बोल सकते हो, बैक्टीरिया भी बोल सकते हो, सभी। तो ये सब बायोटिक रिसोर्सेज के अंदर आ जाता है, मतलब ये भी एक टाइप का रिसोर्सेज है। जैसे तुम्हारे लिए रिसोर्स मैं बोल रहा हूँ कि तुम मछली खाते हो या चिकन मटन खाते हो, तो ये भी तुम्हारे लिए एक रिसोर्सेज होता है, ठीक है। या तुम वो भी छोड़ो, तुम राइस खाते हो, चावल खाते हो, राइस कहाँ से आता है? पेड़ पौधे से आता है, यानी बायोटिक रिसोर्सेज के हाथ से ही ये तुम्हारे हाथ आ रहा है, ठीक है। तो ये बायोटिक रिसोर्सेज हो गया। दूसरे एबायोटिक रिसोर्सेज, मतलब जो अजैविक जो संसाधन होता है वो चीज़ बोला जा रहा है। ऑल दोज थिंग्स विच आर कॉम्पोस्ट ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड एबायोटिक रिसोर्सेज। मतलब इसके मतलब है जो जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स है, मतलब जो जैसे मैंने बोला कि लिविंग थिंग्स के अंदर सबके अंदर प्राण, उसके अंदर प्राण रहता है, मतलब वो सब जीता है, ठीक है। उसके अंदर वो जन्म लेता है, वो मरण लेता है, तो ये होता है। लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स इसका ये चीज़ नहीं है, तो ये इसका अंदर कोई प्राण नहीं होता। तो ये क्या होता है? ये एबायोटिक रिसोर्सेज, जैसे रॉक्स, मेटल्स मतलब पत्थर, लोहे का टुकड़ा, ये सब एबायोटिक रिसोर्सेज के अंदर आ जाता है, ठीक है। तो ये एबायोटिक रिसर्च, तो ऑरिजिन के ऊपर बेस करके हमने क्या किया? ऑरिजिन के ऊपर बेस करके जो रिसोर्सेज को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया। पहला हो गया बायोटिक रिसोर्सेज, दूसरा एबायोटिक रिसोर्सेज। बायोटिक रिसोर्स में क्या है? बायोटिक रिसोर्स में जिसके पास वो जो लिविंग बींग्स होता है, ये बायोटिक रिसोर्सेज के अंदर आ जाता है। एबायोटिक रिसोर्सेज जो मतलब जिस नॉन लिविंग बींग्स, मतलब जिसके नॉन लिविंग थिंग्स है, ये एबायोटिक रिसोर्सेज के अंदर आ जाता है, ठीक है। तो ऑरिजिन के ऊपर बेस करके हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करें और दो पार्ट को हम लोग डिस्कस किया है। अब नेक्स्ट जो है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, एग्जॉस्टिबिलिटी के ऊपर बेस करके हम लोग रिसोर्सेज को देखेंगे। एग्जॉस्टिबिलिटी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है निर्बाध नहीं होता, मतलब जो है कि वो रिसोर्स कितना वो सहनशील होता है और धीरे धीरे कैसे वो मतलब वो खराब होता जा रहा है। जैसे एग्जांपल है कि मैंने पहले ही बोला कि एक चीज़ को मैं लगातार यूज़ करते जाऊँ तो धीरे धीरे करके वो क्या होता है कि उसका जो पावर होता है वो पावर खत्म होता जाता है, मतलब वो खत्म होता जाता है। जैसे बैटरी अब ये है तो मेरे लिए एक रिसोर्सेस है, तो मैं लगातार यूज़ करती हूँ तो बैटरी एक टाइम के बाद वो सर्विस देना बंद कर देगा क्योंकि उसके अंदर का पावर चला गया, ठीक है। तो एग्जॉस्टिबिलिटी मतलब ये चीज़ है एग्जॉस्टिबिलिटी। अब ये एग्जॉस्टिबिलिटी के ऊपर डिपेंड करके मैं रिसोर्सेस को क्लासिफिकेशन करूँगा। कैसे? देखते हैं। पहले है रीन्यूएबल रिसोर्सेज। रीन्यूएबल रिसोर्सेज मैंने इसके बारे में तो पहले ही थोड़ा सा मैंने बताया। क्या है? द रिसोर्सेज व्हिच कैन बी रिन्यूड और रिप्रोड्यूस बाय फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस आर नोन एज रीन्यूएबल रिसोर्सेज। तो जो रिसोर्स जिसे हम लोग क्या कर सकते हैं? रिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। मतलब दोबारा हम लोग रिन्यू कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। रिन्यू मतलब क्या है? रिन्यू जैसे बोलते हैं ना, जे मेरा एक एग्रीमेंट हुआ है किसी के साथ, अब एग्रीमेंट होने के बाद मेरा 1 साल का एग्रीमेंट हुआ है, तो 1 साल के बाद मेरा एग्रीमेंट खत्म हो गया, तो अब क्या करूँ? तो आप क्या बोलते हैं ना, जो उसे रिन्यू करो, मतलब दोबारा एग्रीमेंट साइन करो, दोबारा 1 साल के लिए उसे रिन्यू करो। तो यही चीज़ है, मतलब मेरा जो सामान है वो सामान आप उसका जो पावर था वो कैपेसिटी खत्म हो गया, तो मैं उसे दोबारा रिन्यू कर सकता हूँ या रिप्रोड्यूस कर सकते हो। कैसे? फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस के द्वारा, ठीक है। ये सब टेक्निकल चीज़ से हम लोग उसे रिन्यू कर सकते हैं, आर नोन एज रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो इसे हम लोग रिन्यूएबल रिसोर्सेज कह सकते हैं। जैसे इसका एग्जांपल क्या है? सोलर, विंड एनर्जी, वाटर, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ एक्सेट्रा। तो ये मैंने पहले बोला, जैसे सोलर से मैंने एग्जांपल एक दिया है खुद अभी कुछ ही टाइम पहले। वाटर भी एक एग्जांपल हो जाता है, विंड हो जाता है, फॉरेस्ट हो जाता है, वाइल्ड लाइफ होता है। जैसे वाटर से हम लोग क्या करते हैं कि वाटर में जैसे टरबाइन घुमाकर हम लोग रिवर में हम लोग वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। अब ये इलेक्ट्रिसिटी
एक टाइम के लिए प्रोड्यूस हो गया, फिर इसे हम लोग क्या करते हैं, शहर में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, जो शहर में जो हम इंसान रहते हैं या गांव में जो इंसान रहते हैं वो उस एनर्जी को यूज़ कर रहे हैं, फिर क्या वो एनर्जी खत्म हो गया। लेकिन इसका मतलब क्या है कि हम लोग दोबारा प्रोड्यूस नहीं कर सकते, दोबारा हम लोग वाटर एनर्जी को हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं, रिवर में जाकर वाटर एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकते हैं, दोबारा हम लोग टर्बाइन घुमाकर वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये हो जाता है रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या है, दिस ऑकर ओवर ए वेरी लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम, तो ये बहुत ही लंबी टाइम से ये है। मिनरल्स एंड फॉसिल्स फ्यूल्स आर एग्जाम्पल ऑफ सच रिसोर्सेज। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे मिनरल्स के अंदर तो बहुत सारे आ जाता है, ठीक है, जैसे कॉपर आ जाता है, आयरन आ जाता है, जिंक आ जाता है, फास्फोरस आ जाता है, ऐसे बहुत सारे मेटल्स है। एंड फॉसिल्स, तो इसके साथ साथ फॉसिल्स भी आ जाता है। तो ये सब चीज़ क्या हो गया, जैसे फॉसिल्स फ्यूल्स आर एग्जांपल्स ऑफ सच रिसोर्सेज, तो ये रिसोर्सेज के अंदर आ जाता है, मतलब जैसे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है ना उसके अंदर आ जाता है, मतलब इसे हम लोग दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। एग्जाम्पल तो हो गया। अब देखते हैं, दिस रिसोर्सेज टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स इन देयर फॉर्मेशन, क्योंकि ये रिसोर्स बनने के लिए एक लंबा समय लग जाता है इसका फॉर्मेशन होने के लिए। आप समझ लो कि मैंने बताया कि कोल या पेट्रोलियम का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, ठीक है। तो ये भूकंप की वजह से, जैसे मैंने बोला ना अभी कुछ टाइम पहले, कि ये मिट्टी के अंदर आ गया, फिर वहाँ पर मिलियन ईयर्स तक वहाँ पर अंदर में रहा था, फिर ज़मीन के अंदर का वहाँ का हीट, वहाँ का दबाव से वो धीरे धीरे करके ट्रांसफॉर्म होने स्टार्ट कर दिया था। आप समझ लो कि आज के दुनिया में हम लोग क्या कर रहे हैं, ज़मीन के अंदर से कोल और पेट्रोलियम निकाल रहे हैं, अब उससे हमारे पास में हम लोग यूज़ कर रहे हैं, और जैसे हम लोग को हमारे पर्पस में उसे यूज़ कर रहे हैं तो वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। लेकिन ये बात है कि नया अगर ये रिसोर्स को चाहिए, मतलब जैसे कोल पेट्रोलियम वाला रिसोर्स को चाहिए, तो उससे क्या होना चाहिए, तो समझ लो कि आज के हमारे पास जो कोल पेट्रोलियम मिला है ना, ये मिला है मिलियन ईयर्स एगो, पहले वो कांट हुआ था उसकी वजह से ये मिला है। तो अभी जो अगर ऐसे कोई भूकंप या नेचुरल डिजास्टर आ जाए, तो जिसकी वजह से बहुत सारे पेड़ जमीन के अंदर चला जाए, तो इसके वजह से होगा कि आज से मिलियन ईयर्स बाद में वो जाकर वो मिलेगा, लेकिन हम लोगों को क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो ऐसे करके जो धीरे धीरे करके आज के दिन में ना ये सब रिसोर्स धीरे धीरे करके ख़त्म हो रहा है, क्योंकि इंसान का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और वो अपने हिसाब से इसे यूज़ कर रहे हैं, तो वो अलग मैटर है। तो ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के अंदर आ जाता है। सम ऑफ द रिसोर्सेज लाइक मेटल्स आर रिसाइकेबल, तो इसके अंदर मैंने बोला है कि इसके अंदर हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक रिसाइकेबल एक नॉन रिसाइकेबल। जैसे मेटल्स ये हम लोग रिसाइकेबल ये है, और सम लाइक फॉसिल्स फ्यूल्स कैन नॉट बी रिसाइकल्ड, तो एंड गेट एग्जॉस्टेड विद देयर यूज। तो जैसे फॉसिल्स फ्यूल्स ये रिसाइकल नहीं है, ये वहाँ पर ही एक बार यूज़ करके ये ख़त्म हो जाता है। तो मेटल्स मैंने बोला कैसे इसे हम लोग दोबारा यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया घर के, जैसे एक फर्नीचर में लोहे का कोई एक फर्नीचर बना लिया, अब मैं 10 साल तक यूज़ किया, मुझे लगा कि मुझे ये मेरा कोई काम नहीं है, मुझे ये यूज़ नहीं करना है, और ये थोड़ा सा जंग भी लग गया, तो मैं उसे फेंक दिया। फिर उसे क्या किया, उसे फैक्ट्री में ले आ गया, कोई एक बंदा लेकर गए और उसे दोबारा वहाँ पर रिप्रोड्यूस किया गया, उसे अपने हिसाब से उसे रिप्रोड्यूस करके उसे नए तरीके से बनाया गया, ठीक है। तो उसे हम लोग दोबारा यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गया रिसाइकेबल, मतलब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस है, मतलब मेटल है, तो यानी ये दोबारा ये प्रोड्यूस नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि दोबारा प्रोड्यूस होने के लिए अब इससे मिल ही नहीं रहेगा। तो लेकिन ये रिसाइकल है, मतलब एक बार हम लोग जिस पर्पस में इसे यूज़ किया, दोबारा इसे हम लोग दूसरे पर्पस में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन कोल पेट्रोलियम ऐसे टाइप का जो चीज़ है ना, ये नॉन रिसाइकल होता है, नॉन रिन्यूएबल प्लस नॉन रिसाइकेबल, ठीक है। तो यहाँ पर जो है एग्जॉस्टिबिलिटी के ऊपर बेस करके हम लोग रिसोर्सेज को दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक रिन्यूएबल रिसोर्सेज, दूसरा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो दो पार्ट हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, मालिक कौन है, बेसिकली इसका मालिक कौन है रिसोर्सेज के, उसके ऊपर बेस करके हम लोग रिसोर्सेज को क्लासिफिकेशन करेंगे। तो यहाँ पर पहले है इंडिविजुअल रिसोर्सेज, यानी जो इसका मालिक होता है पर्टिकुलर एक पर्सन, जैसे दिस आर ऑल्सो ओन्ड प्राइवेटली बाय इंडिविजुअल्स। तो ये रिसोर्स होता है कि पर्टिकुलर किसी एक बंदे के हाथ में रहता है या प्राइवेट प्रॉपर्टी में होता है, एक बंदे बोलो या एक ग्रुप भी हो सकता है।
तो ये प्राइवेट हो गया। इन विलेजेस देयर आर पीपल विच लैंड ओनरशिप, जैसे गांव में होते हैं ना कि मेरे पास बहुत सारे ज़मीन है गांव में, ऐसे बोलते हैं ना, तो ये लैंड ओनरशिप गांव में हो सकता है। या अर्बन पीपल के पास क्या होता है, उनके पास प्लॉट होता है कि उस शहर में ज़मीन का दाम ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर ज़मीन के भाव बहुत ज़्यादा होने के कारण उसके पास प्लॉट करके छोटे छोटे होता है, या हाउस होता है, या दूसरे प्रॉपर्टी भी होता है वहाँ पर। या उसके साथ साथ देखा जाए प्लांटेशन, जहाँ पर तुम प्लांट मतलब ज़मीन के अंदर तुम खेती बाड़ी कर रहे हो, या जो ट्रीज को लगा रहे हो वहाँ पर, या पास्तु लैंड्स जहाँ पर तुम वो जो बोलते हैं ना चरने के लिए जाते हैं एनिमल्स वहाँ पर, तो जैसे गाय को चराने के लिए जाते हैं पास्तु लैंड्स, तो ये पास्तु लैंड्स भी हो सकता है, या पॉन्ड्स हो सकता है, वाटर हो सकता है, मतलब वाटर्स इन वेल्स, जो कुआं होता है, कुआं का जो वाटर है, ये सभी चीज़ हो जाता है ये प्राइवेट प्रॉपर्टी के अंदर है। तो मतलब इसका कोई भी ना कोई देखा जाए तो प्राइवेट मालिक होता है, इसका प्राइवेट ओनरशिप होता है। और सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ रिसोर्सेज ओनरशिप बाई इंडिविजुअल्स, तो ये सब इंडिविजुअली ओनरशिप है, ठीक है। तो ये इसके लिए इसको इंडिविजुअल रिसोर्सेज हम कह सकते हैं। दूसरा कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज, तो अभी जो मैंने बोला ये इंडिविजुअल, मतलब इसका कोई मालिक एक पर्टिकुलर एक पर्सन हो सकता है। आप कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज मतलब एक कम्युनिटी होगा, तो ये पर्टिकुलर एक पर्सन नहीं, एक कम्युनिटी होगा टोटल। कैसे? देयर आर रिसोर्सेज व्हिच आर एक्सेसिबल टू ऑल द मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी, तो ये रिसोर्स ऐसे हो गया कि विच आर एक्सेसिबल टू ऑल द मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी, मतलब एक कम्युनिटी के अंदर जितने लोग रहेगा, ये सब कम्युनिटी के अंदर जितने लोग रहेगा, ये सभी लोग उस रिसोर्स को यूज़ कर सकते हैं। जैसे विलेज कॉमन्स एंड पब्लिक पार्क्स, तो जैसे गांव वाले के लिए क्या होता है कि वो पब्लिक पार्क्स को यूज़ कर सकते हैं, मतलब कोई भी जाकर वो पब्लिक पार्क में जाकर घूम सकते हैं, खेल सकते हैं ये से। या पिकनिक स्पॉट्स, वहाँ पर जाकर कोई भी जा सकते हैं, मतलब आज उस पिकनिक स्पॉट्स में कोई एक अलग टीम आकर के वहाँ पर पिकनिक कर लिया, तो कल कोई और अलग टीम जाकर वहाँ पर पिकनिक कर रहे हैं। या प्ले ग्राउंड्स इन अर्बन एरियाज, वहाँ पर प्ले ग्राउंड में जाकर तुम खेल सकते हो, आर एक्सेसिबल टू ऑल द पीपल्स लिविंग देयर, तो वहाँ पर जो जो लोग रहते हैं वो सभी के लिए वो एक्सेसिबल होता है। तो ये कम्युनिटी रिसोर्सेज के अंदर आ जाता है, ठीक है, कम्युनिटी रिसोर्सेज। उसके बाद नेशनल रिसोर्सेज, नेशनल रिसोर्सेज मतलब एक कंट्री के बाद हो रहा है यहाँ पर। टेक्निकली ऑल द रिसोर्सेज बिलोंग टू द नेशन, तो अभी टेक्निकली ये चीज़ जो बोला जा रहा है ना, मतलब इंडिविजुअल रिसोर्सेज और कम्युनिटी बेस्ड रिसोर्सेज, ये सभी नेशनल रिसोर्सेज के अंदर आया था टेक्निकली, ठीक है। क्योंकि इसका देखा जाए तो मालिक एक तरीके से देखा जाए तो नेशन हो सकता है। जैसे मेरे पास एक ज़मीन है, उस ज़मीन का मालिक मैं हूँ, लेकिन उस ज़मीन का टेक्निकली देखा जाए उस ज़मीन का मालिक ये हो सकता है कि भारत सरकार उस ज़मीन का मालिक हो सकता है, ठीक है। तो ये बोल सकते हैं हम लोग, ये नेशनल रिसोर्सेज के अंदर आ जाता है। द कंट्री हैज़ लीगल पावर्स टू एक्वायर इवन प्राइवेट प्रॉपर्टी फॉर पब्लिक गुड, तो कंट्री क्या कर सकते हैं, उसके पास ये लीगल पावर है कि टू एक्वायर इवन प्राइवेट, मतलब वो अपने प्रॉपर्टी तो कर सकते हैं इवन कि वो प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी यूज़ कर सकते हैं, कि पब्लिकली उसे यूज़ कर सकते हैं, मतलब सरकार के काम के लिए उसे यूज़ कर सकते हैं। All the minerals, water resources, forests, wildlife, land within the political boundaries and oceanic area up to 12 nautical miles, 19.2 kilometer from the coast resources they are in belong to the nation। यहाँ पर बोला जा रहा है जैसे जितने भी मिनरल्स है, वाटर रिसोर्सेस है, या फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ लैंड है, मतलब ज़मीन है विद इन द पॉलिटिकल बाउंड्रीज, जो बाउंड्रीज के आता है, एक नेशन के बाउंड्री के अंदर आता है। एंड ओशनिक एरिया, ठीक है, ये समुद्र के भी कुछ एरिया है, मतलब कहाँ तक, 12 नॉटिकल माइल्स तक। तो माइल्स का कैलकुलेशन इसी तरह से होता है, 12 नॉटिकल माइल्स, और देखा जाए तो किलोमीटर में ट्रांसफॉर्म करें तो 19.2 किलोमीटर। तो यहाँ तक क्या होता है, मतलब ये कोस्टल एरिया से, ठीक है, हर एक कंट्री का कोस्टल एरिया से, तो यहाँ तक होता है कि उस नेशन का रिसोर्सेज के अंदर उसका अंदर आ जाता है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल देता हूँ। पहले जो मैं यहाँ पर बताता हूँ कि यहाँ पर बोला जा रहा है कि द कंट्री हैज़ लीगल पावर्स टू एक्वायर इवन प्राइवेट प्रॉपर्टी फॉर पब्लिक गुड, तो कंट्री के पास ये पावर होता है कि वो प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी पब्लिकली उसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे समझ लो कि एक नेशनल हाईवे बन रहा है। अब ये नेशनल हाईवे जब बन रहा है, ये नेशनल हाईवे जो बनते बनते होता है कि ये नेशनल हाईवे का जो प्लानिंग हो रहा है, ये प्लानिंग मेरे घर के ऊपर से जा रहा है, ठीक है। तो ऑब्वियसली मेरे घर का मालिक तो मैं हूँ, लेकिन नेशनल हाईवे का मालिक क्या है, वो तो पब्लिकली कराया जा रहा है, मतलब उसका मालिक तो गवर्नमेंट होगा, इंडियन गवर्नमेंट होगा। तो गवर्नमेंट के पास ये अधिकार है कि वो मेरे घर से मुझे हटाकर वहाँ पर नेशनल हाईवे बना सकते हैं,
ऑब्वियसली इसके लिए उनको कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा मुझे, ठीक है। तो आज के दिन के जो भाव है उस भाव के अकॉर्डिंग उसे मुझे कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा, तो वो अलग बात है। लेकिन ये इंडिया के संविधान में भी ये चीज़ है कि पब्लिकली मतलब पूरे अगर इंडिया की अच्छाई के लिए कुछ हो रहा है तो उसे लिए हम लोग उसी चीज़ को यूज़ कर सकते हैं, कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो ये चीज़ हो गया, इसलिए बोल सकते हैं कि इसका एक्चुअली मेरा ज़मीन का मालिक मैं नहीं, मेरा ज़मीन का मालिक नेशन है, ठीक है, मतलब इंडिया है। तो यह एक तरीके से बोल सकते हैं। और दूसरा जो है यहाँ पर मैंने बोला कि मिनरल्स, वाटर, रिसोर्स, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ एंड लैंड, ये सभी चीज़ हो गया। और उसके साथ पॉलिटिकल बाउंड्री ये चीज़ बोला है। तो पॉलिटिकल बाउंड्री जो लैंड फॉर्म में अगर देखा जाए तो जहाँ पर हमारे बाउंड्री है वहीं तक ही है। लेकिन कोस्टल एरिया में अगर देखा जाए तो समुद्र के पास में, तो वहाँ पर होता है कि जो हमारे कोस्टल एरिया है ना, मतलब समुद्र के पास का एरिया, वहाँ से मतलब कोस्टल एरिया से देखा जाए समुद्र में कम से कम 19.2 किलोमीटर या 12 नॉटिकल माइल्स तक ये जो एरिया होता है ना, ये एरिया होता है, ये मतलब ये उस नेशन के अंदर आ जाता है, ठीक है। ये ऑफिशियली मतलब देखा जाए इंटरनेशनली ये चीज़ माना जा रहा है, मतलब सभी देश मिलकर ये चीज़ को डिसाइड किया है। तो आप इसके अंदर जैसे अगर मछली पकड़ने के लिए जाओ, फिशर्स करने जाओ, या समुद्र के अंदर कुछ रिसोर्सेज तुम्हें मिल जाता है, यह सभी चीज़ हमारे अंदर आ जाएगा ऑफिशियली। उसके बाद इंटरनेशनल रिसोर्सेज, देयर आर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस विच रेगुलेट सम रिसोर्सेज। तो कुछ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन भी होता है जिसके पास कुछ रिसोर्स रहते हैं। द ओशानिक रिसोर्सेज बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स ऑफ द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बिलोंग टू द ओपन ओशन एंड नो इंडिविजुअल कंट्री कैन यूटिलाइज दिस विदाउट द कॉन्करेंस ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि जैसे ओशानिक रिसोर्सेज मतलब समुद्र के अंदर, जैसे बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स, जो 200 नॉटिकल माइल तक अंदर में जाओ, ठीक है। अब कोस्टल एरिया से किसी भी कंट्री का कितना बोला है मैंने, 12 नॉटिकल माइल्स, तो यहाँ पर 200 नॉटिकल माइल्स, मतलब इतना देख तो किसी का बाउंड्री नहीं हो सकता। तो यहाँ तक अगर देखा जाए ये ऑफिशियली ये किसी का रिसोर्स नहीं हो सकता, ये इंटरनेशनल रिसोर्स है। मतलब कोई भी कंट्री इसे अपने प्राइवेट प्रॉपर्टी के लिए इसे यूज़ नहीं कर सकते। तो ये तो ओशन के बाद मैंने बोल दिया। इसके साथ साथ देखा जाए स्पेस का भी बात कर सकते हो, ठीक है, वहाँ पर ये भी इंटरनेशनल रिसोर्सेज के अंदर आ जाता है। या देखा जाए जो अंटार्कटिका, ये भी तुम वहाँ पर जाकर इंटरनेशनल रिसोर्स के तरीके से उसे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। वहाँ पर ये कोई मतलब पर्टिकुलर कोई भी एक नेशन का वहाँ पर कब्जा नहीं होगा। अपने हिसाब से तुम उसे वहाँ पर तुम इंटरनेशनली उसे तुम अपने हिसाब से वहाँ पर रिसर्च के लिए यूज़ कर सकते हो, अंटार्कटिका को बोल रहा हूँ या स्पेस को। और लास्ट वाला जो है तो इससे पहले हम लोग अब ये जो थर्ड पॉइंट जो मैंने बोला है, थर्ड ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, इसके ऊपर बेस करके हम लोग 4 पॉइंट मिला है। इंडिविजुअल रिसोर्सेज, उसके बाद कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज, उसके बाद नेशनल रिसोर्सेज, और लास्ट हो गया इंटरनेशनल रिसोर्सेज। तो ये 3 पार्ट कवर हो गया। अब चौथा जो पार्ट जिसके ऊपर बेस करके हम रिसोर्सेज को क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, ये है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। मतलब किसे हम लोग रिसोर्सेज को उसका मतलब संसाधन का उसका विकास कर सकते हैं, उसके ऊपर बेस करके हम लोग रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन करेंगे। देखते हैं जैसे पोटेंशियल रिसोर्सेज, ठीक है, पोटेंशियल रिसोर्सेज। तो पोटेंशियल रिसोर्सेज इसका अर्थ क्या है, इसका है जैसे संभावित रिसोर्सेज, मतलब संभावित संसाधन। तो क्या है देखते हैं, रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन द रीजन बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज। ऐसा रिसोर्स, ऐसा साधन जो एक रीजन में मिलता है लेकिन उससे क्या होता है कि विच हैव नॉट बीन यूटिलाइज, जो उसे यूटिलाइज अभी तक किया गया नहीं। फॉर एग्जाम्पल द वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ द इंडियन, पार्टिकुलरली राजस्थान एंड गुजरात। जैसे इंडिया के वेस्टर्न पार्ट मतलब पश्चिम जो एरिया है वहाँ पर जैसे राजस्थान गुजरात आता है इंडिया के वेस्टर्न पार्ट में, ये 2 स्टेट। तो वहाँ पर क्या है, हैव एनोरमस पोटेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ विंड। तो वहाँ पर विंड एंड सोलर एनर्जी, तो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल है, बहुत ही ज़्यादा संभावित है कि वहाँ पर विंड एंड सोलर एनर्जी को हम लोग डेवलप कर सकते हैं। उसके ऊपर बेस करके हमें इंडिया में जो अभी एनर्जी का कमी चल रहा है तो उसको हम लोग हटा सकते हैं, ठीक है। हालांकि हम लोग बहुत ही ज़्यादा हम लोग नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। और ये नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग फॉरेन कंट्री से हम लोग उसे इंपोर्ट करके लेकर आते हैं, ठीक है। तो इसके वजह से क्या होता है, इंडिया के पैसे बाहर चले जाते हैं। तो हम लोग अगर उसका ऑल्टरनेट उपाय हम लोग निकाल लेते हैं,
हालांकि हमारे पास नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज है नहीं है ज़्यादा, तो हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को उसको अल्टरनेटिव के तरीके से हम लोग यूज़ कर सकते हैं। और रिन्यूएबल के अंदर जैसे विंड, सोलर, वाटर, इसका हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो विंड और सोलर ये दो जो राजस्थान और गुजरात में बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर पाए जाते हैं, तो इसी वजह से उसी जगह को हम लोग पोटेंशियल तरीके से यूज़ कर सकते हैं। बट सो फार दिस हैव नॉट बीन डेवलप प्रॉपरली, तो हम लोग, लेकिन हुआ कि इसे हम लोग प्रॉपरली डेवलप नहीं कर पाए। ठीक है, तो ये हमारे गलती है कि हम लोग इसे प्रॉपरली डेवलप नहीं कर पाए, तो इसलिए इसको संभावित बोला जा रहा है, यानी पोटेंशियल बोला जा रहा है। मतलब इसके पास संभावना है, लेकिन जो भी हो इसको हम लोग ठीक तरीके से यूज़ भी नहीं कर पा रहे, चाहे जो भी कारण हो, तो ये पोटेंशियल रिसोर्स के अंदर आ जा रहा है। तो उसके बाद डेवलप्ड रिसोर्सेज, नाम से ही पता चल रहा है जो विकास हो गया, मतलब रिसोर्सेज व्हिच आर सर्वेड एंड देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी हैव बीन डिटरमाइंड फॉर यूटिलाइजेशन। तो रिसोर्सेज जिसको हम लोग सर्वे कर लिया और जिसको क्वालिटी और क्वांटिटी हम लोग डिटरमाइन कर लिया यूटिलाइजेशन के पर्पस में। मतलब क्वालिटी क्वांटिटी मैंने पहले बता दिया, क्वांटिटी जो हो गया नंबर से हम लोग जिसे माप सकते हैं, और क्वालिटी जिसको हम लोग किस पर्पस में यूज़ करना है उसके अकॉर्डिंग हम लोग ये डिसाइड कर लिया कि इस रिसोर्स को हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो द डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज डिपेंड्स ऑन टेक्नोलॉजी एंड लेवल ऑफ देयर फिजिबिलिटी। फॉर एग्जांपल पेट्रोलियम, तो ये रिसोर्सेज का डेवलपमेंट डिपेंड करता है कि टेक्नोलॉजी के ऊपर। अब उस कंट्री के पास कैसा टेक्नोलॉजी है, उस स्टेट के पास कैसा टेक्नोलॉजी है, वो कैसे इसको अपने आप को उसे डेवलप करेगा, उसके ऊपर ये डिपेंड करते हैं, और उसके ऊपर डिपेंड करके ये आगे बढ़ता है। और सबसे बड़ी बात है कि ये होता है कि हाँ, तो जैसे एग्जांपल दिया गया है पेट्रोलियम, तो एक देखा जाए कि हमारे इंडिया बहुत ही ज़्यादा, मतलब अभी देखा जाए तो एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री के अंदर आता है, तो ये डेवलपिंग हो रहा है, तो बहुत स्लो तरीके से डेवलप हो रहा है। तो अब बात है कि यहाँ पर जो स्टेट है, सब स्टेट के पास समान तरीके से वहाँ पर पोटेंशियल पावर नहीं है। किसी स्टेट के पास बहुत ही ज़्यादा पावर है, किसी स्टेट के पास कुछ कम पावर है। तो मतलब इकोनॉमिकली बोल रहा हूँ, तो जो स्टेट अच्छी तरीके से इकोनॉमिकली हैंडल कर सकते तो बाहर से फॉरेन कंपनी को लेकर यहाँ पर इन्वेस्ट करके वो अपने आप को धीरे धीरे करके आगे ले जा सकते हैं। जो स्टेट थोड़ा सा पुअर है, जिसके पास पैसा ज़्यादा नहीं है, तो इस तरह से वो थोड़ा सा पीछे रहेगा। तो इसके बाद होगा क्या, इसके वजह से होगा जी, फॉरेन अगर इन्वेस्टर अगर ना आए तो हमारे पास जो रिसोर्स है उस रिसोर्स को सही तरीके से वहाँ पर हम लोग यूज़ भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये रिसोर्स तो वहाँ डेवलप नहीं हो रहा है। तो ये डिपेंड करता है कि हमारे पास कौन से मतलब टेक्नोलॉजी है और हमारे पास कैसे वहाँ पर हमारे पास फिजिबिलिटी है, तो उसके ऊपर बेस करके हम लोग आगे जा सकते हैं। तो जैसे एग्जांपल दिया गया पेट्रोलियम, तो पेट्रोलियम के ऊपर बेस करके जैसे वहाँ का इकोनॉमिक भी बहुत ही चेंज हो सकता है। जैसे मिडिल ईस्ट कंट्री में इकोनॉमिक वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मतलब ग्रोथ है, बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ रहा है वहाँ पर, और वो बहुत ही रिच सेक्शन में बिलोंग करते हैं। तो ऐसे जैसे वहाँ पर ओपेक कंट्रीज़ के अंदर जो बोला जा रहा है, तो ये वहाँ पर ये सब जो होते हैं कि उनका इतना आगे आने का कारण है कि सिर्फ पेट्रोलियम, क्योंकि उनके पास पेट्रोलियम है, तो इसकी वजह से उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है। तो ये डेवलप्ड रिसोर्सेज के अंदर आगे आता है। नेक्स्ट है कि स्टॉक मटेरियल्स इन द एनवायरनमेंट व्हिच हैव द पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स। तो मटेरियल्स जो एनवायरमेंट में पाए जाते हैं व्हिच हैव द पोटेंशियल, जिसके पास ये संभावना है टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स, मतलब इंसान की ज़रूरत है इसको पूरा करना है, तो ये संभावना है उसके पास कि ये पूरा कर सकता है। बट ह्यूमन बींग्स डू नॉट हैव द अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, तो क्योंकि लेकिन ह्यूमन्स क्या होता है कि ह्यूमन्स के पास वो अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी नहीं है, मतलब उसी हिसाब से उसके पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है कि टू एक्सेस दिस, तो उसी रिसोर्स को सही तरीके से यूज़ कर सकते हैं। मतलब मेरे पास, मैं जानता हूँ कि मेरे घर के पास बहुत सारी चीज़ मिलता है जिससे हमें यूज़ करके मैं अमीर बन सकता हूँ, लेकिन मेरे पास टेक्नोलॉजी नहीं है उसे यूज़ करने के लिए, तो मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। आर इंक्लूडेड एमोंग स्टॉक, तो इसे हम लोग स्टॉक के अंदर रखते हैं इसे। फॉर एग्जाम्पल वाटर इज कंपाउंड ऑफ टू इनफ्लेमेबल गैसेस, तो ये हमें सभी जानते हैं कि वाटर को हम लोग दो इनफ्लेमेबल गैस से बनते हैं, मतलब दो अलग अलग गैस से बनते हैं। जैसे H2O बोला जाता है ना, तो H मतलब हाइड्रोजन और O फॉर ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन हो गया, विच कैन बी यूज एज ए रिच सोर्स ऑफ एनर्जी, तो जिससे हम लोग इसे क्या कर सकते हैं, सोर्स ऑफ एनर्जी के तरीके से हम इसे यूज़ कर सकते हैं। बट वी डोंट हैव द रिक्वायर्ड टेक्निकल नो हाउ, लेकिन हम लोग ये नहीं जानते कि हाउ मतलब कैसे यूज़ करें। ठीक है, टू यूज़ देम फॉर दिस पर्पस, तो
मतलब कैसे हम लोग इसे यूज़ करें और कौन से पर्पस में हम लोग इसे यूज़ करें। तो हेंस इट कैन बी कंसिडर्ड एज स्टॉक, तो हम लोग इसे अभी इसे मानते हैं ये एक स्टॉक है, ठीक है। तो ये एक चीज़ हो गया। और नेक्स्ट लास्ट बट नॉट द लिस्ट, रिजर्व्स। दे आर द सबसेट ऑफ स्टॉक्स which are used with the help of existing technical knowledge। तो ये क्या हो गया, ये स्टॉक का सबसेट है। और ये क्या है, which are used with the help of, तो इसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं एग्जिस्टिंग टेक्निकल नॉलेज, जो हमारे पास अभी टेक्निकल नॉलेज है उसके बेसिस में हम लोग यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वाटर इन लेक्स, डैम्स, फॉरेस्ट एक्सेट्रा इन ए रिजर्व विच कैन बी यूज इन द फ्यूचर। तो ये थोड़ा सा एग्जाम्पल मैं बाद में बोलता हूँ, पहले बोलता हूँ कि स्टॉक में क्या बोला गया। स्टॉक में है कि हम जानते हैं कि ये इसे हम यूज़ कर हम लोग कहाँ तक जा सकते हैं, ठीक है, हम लोग हमारा डेवलप हो सकता है, ये सब हम चीज़ जानते हैं। लेकिन क्या बात है कि हमारे पास इतना टेक्निकल नॉलेज नहीं है कि हम ये नहीं जानते कि इसे कैसे तरह से यूज़ करके हम उस मुकाम तक पहुँच सकते हैं। तो तब हम उस को हम लोग स्टॉक के अंदर उस रिसोर्सेज को हम लोग स्टॉक के अंदर काउंट करते हैं। लेकिन रिजर्व में क्या होता है, रिजर्व में होता है कि हमारे पास उसी रिसोर्स है, लेकिन हमारे पास अभी तक जितना भी टेक्निकल नॉलेज हम लोग जान चुके हैं, जितने भी टेक्निकल नॉलेज हम जानते हैं, ठीक है, पास में जितना भी हम लोग डेवलप कर चुके हैं, उसके ऊपर बेस करके हम लोग उस रिसोर्स को अभी के लिए हमारे पास उसी हिसाब से हम लोग इसे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाता है रिजर्व्स। तो जैसे एग्जांपल क्या है, वाटर्स इन लेक्स। अब यहाँ पर दूसरे एंगल से देखो कि लेक में जैसे वाटर या डैम में वाटर, ये सब हम लोग रिजर्व करते हैं ना, या फॉरेस्ट को हम लोग किसी भी तरह से उसे रिजर्व करने का कोशिश करते हैं, तो ये आ जाता है रिजर्व, ठीक है। तो ताकि उसे फ्यूचर पर्पस में हम लोग यूज़ कर सकते हैं, तो ये रिजर्व के अंदर काउंट हो जाता है, ठीक है। तो यही तक ये वीडियो। हम लोग थोड़ा सा रिवाइंड कर लेते हैं एक बार कि रिसोर्सेज को अगर देखा जाए तो हम लोग क्लासिफिकेशन रिसोर्सेज को कर रहे थे। रिसोर्सेज को हम लोग 4 तरीके से क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, तीसरा ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप और चौथा ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। तो पहला जो है ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, ये 2 तरीके से हम लोग इसे डिवाइड कर सकते हैं, एक बायोटिक रिसोर्सेज, दूसरा एबायोटिक रिसोर्सेज, बायोटिक रिसोर्सेज एंड एबायोटिक रिसोर्सेज। उसके बाद है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, इसके ऊपर बेस करके अभी हम लोग 2 तरीके से बात सकते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज और दूसरा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। उसके बाद तीसरा ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप की मतलब मालिक कौन है, इसके ऊपर बेस करके हम लोग 4 तरीके से इसे डिवाइड कर सकते हैं। पहले इंडिविजुअल रिसोर्सेज, दूसरा कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज और तीसरा नेशनल रिसोर्सेज और चौथा इंटरनेशनल रिसोर्सेज। ये 4 तरीके से हम लोग बढ़ सकते हैं। और उसके बाद लास्ट है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। यहाँ पर भी 4 तरीके से हम लोग इसे क्लासीफाई कर सकते हैं रिसोर्सेज को। पहले पोटेंशियल रिसोर्सेज, दूसरा डेवलप्ड रिसोर्सेज, तीसरा स्टॉक एंड चौथा रिजर्व्स। ये 4 तरीके से हम लोग इसे बांट सकते हैं। तो आज ये वीडियो में हम लोग सिर्फ रिसोर्सेज को उसका क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़े हैं, ठीक है, कि रिसोर्सेज क्या है और रिसोर्सेज हमारे लिए किस लिए इंपॉर्टेंट होता है और इसका क्लासिफिकेशन क्या है, मतलब कितने तरीके से हम इसे डिवाइड कर सकते हैं। तो ये सिर्फ पढ़े हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे आगे वाला जो पार्ट है, जैसे रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट है ना इस चैप्टर का नाम, तो वहाँ पर धीरे धीरे करके रिसोर्सेज को और उसे किस पर्पस में हम लोग यूज़ कर सकते हैं, उसका डेवलपमेंट क्या है, वो सब चीज़ हम लोग वहाँ पर धीरे धीरे करके डिस्कस करेंगे। तो अभी ये वीडियो यहीं पर ख़त्म कर रहा हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।